पति पत्नी के बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं और वो विवाद कहाँ हद तक लेके जाते हैं ये सभी लोग परिचित हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि किसी भी पक्ष में, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या कोई अननोन पर्सन में हो, जब कोई किसी में विवाद उत्पन्न होता है तो अंततः उसका रिजल्ट कहाँ हद तक लेके जाता है और कब उसका समाधान हो पाएगा, ये समय के अंतराल पे कब निश्चित हो पाएगा, ये बिल्कुल किसी को भी नहीं पता होता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पे कि उसकी लीगल एंटिटी क्या होगी, लीगल एस्पेक्ट क्या होंगे, किस आधार पे अगर जो हम कोई गुजारा भत्ता पत्नी के आधार पे अगर जो कोई प्राप्त किया जाता है तो उस गुजारा भत्ते की रकम अगर जो पेमेंट ऑफ मोड, अगर जो किस मोड से अगर जो पेमेंट किया गया है तो उस पेमेंट मोड के उसके आधार क्या होंगे और किस लीगल एस्पेक्ट में क्या हम उसको कहीं चैलेंज कर सकते हैं। अगर जो कहीं से डिफ़ॉल्ट होता है किसी भी मामले में, अगर जो पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है और वो मेंटेनेंस थोड़ा द चेक दिया जाता है या किसी और मोड से दिया जाता है तो उसका लीगल एस्पेक्ट क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी एक है कि अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जो आपकी कोई लीगल क्वेरी है, अगर जो आप हमसे अपने किसी निजी विषय पे हमसे आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है। आप फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी विषय पे हमसे आप लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम आज के विषय पे ऐसा है कि जिसमें कि अगर जो कोई पेमेंट यानी कि जो गुजारा भत्ता दिया गया है पत्नी को, वो हस्बैंड के द्वारा दिया गया है या हस्बैंड के रिश्तेदार किसी और के द्वारा अगर जो अदा किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ हस्बैंड, अगर जो हस्बैंड की बिहाफ पे अगर जो वो पेमेंट अदा किया गया, सामान्यतः तौर पे ज़्यादातर मामलों में मैंने ये भी देखा हुआ कि इस तरीके का जो पेमेंट होता है वो थ्रू द चेक दिया जाता है। अगर जो डीडी से दिया जाए वो तो कहीं हद तक तो सही है उसका, क्योंकि आधार अलग होता है। क्योंकि डीडी से पेमेंट होने के उपरांत अगर जो किसी भी रीज़न से अगर जो वो हस्बैंड अगर जो उस पेमेंट को डिनाई करना चाहे, अगर उसको रोकना चाहे तो वो नहीं रोक सकता है। अगर जो डीडी से अगर जो कोई गुजारा भत्ता अगर जो प्राप्त किया जाता है, इसी तरह ज़्यादातर मामलों में मैं भी यही एडवाइस करता हूँ कि अगर जो पत्नी के द्वारा अगर जो कोई गुजारा भत्ते की रकम अगर जो प्राप्त की जा रही है तो जरिए डिमांड ड्राफ्ट के जरिए प्राप्त की जाए। रिटर्न में भी रहेगा, दोनों के लिए सहूलत रहेगी कि हाँ इतना जो अमाउंट है उसके द्वारा अदा किया गया और इसके पास भी एक अमाउंट रहेगा जो एक रिटर्न में रहेगा कि उसने भी इतना अमाउंट अपने खाते में प्राप्त किया। कभी समय के अभाव में या कम अंतराल पे इस तरीके के भी मोड को अडॉप्ट किया जाता है कि जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर जो वो गुजारा भत्ते की रकम अगर जो जरिए चेक से अदा की गई है तो चेक से अदा करने की उसकी लीगल एंटिटी क्या होगी, लीगल एस्पेक्ट में क्या हम उसको कहीं चैलेंज कर सकते हैं। अगर जो खुदा ना खास्ता अगर जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाता, अगर जो वो पेमेंट पत्नी के द्वारा नहीं प्राप्त होता, उसके खाते में नहीं अंतरित होती है वो धनराशि जो कि पति के द्वारा पेमेंट किया गया है यानी कि जो अदा की गई है उस राशि को पत्नी के खाते में नहीं समायोजित हो पाई है, तो इसके आधार पे पत्नी के पास क्या लीगल उपचार बचता है। अब वो क्या कर सकती है जिससे कि उसको 2 लाख, 4 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी अमाउंट है जो उसको मिलना चाहिए था अपने खाते में वो नहीं मिली। इसमें हस्बैंड के द्वारा कोई भी षड्यंत्र किया जा सकता है या चाल चली जा सकती है कि हमने दिखाने के लिए तो पेमेंट अदा कर दिया गया है, उसके अकाउंट पे चेक दे दिया गया, उसको चेक के जरिए अदा भी कर दिया गया, लेकिन पेमेंट के समय हम उस पेमेंट को अपने बैंक में जाके उसको हम रुकवा भी सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया चेक पत्नी को है वो बाउंस हो जाए यानी कि अनादरित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के पास क्या लीगल उपचार रहता है, तो उसके पहले अगर जो इस तरीके का जो एनआई एक्ट अगर जो आपने देखा होगा, अगर जो नहीं भी देखा है तो इस तरीके के मामले एनआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और उस तरीके में अगर जो आपके पास इस तरीके की अगर जो रिटर्न में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट अवश्य होगा, उस एग्रीमेंट के आधार पर सबसे पहले आप प्रार्थना पत्र अपने ही जो पारिवारिक न्यायालय है, फैमिली कोर्ट में जो भी मुकदमा चल रहा हो उसमें आप एक पिटीशन मूव करेंगे कि सच एंड सच अमाउंट जो कि हस्बैंड के द्वारा अदा किया गया है उसको बाय डिफ़ॉल्ट जानबूझ के या धोखे से या साठगांठ करके कैसे भी हो उसको रुकवा दिया गया है। वर्तमान स्थिति में पत्नी को एक भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ। एक चीज़ ये,
दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस जो अकाउंट में जो आपने चेक लगाया, उस चेक की जो धनराशि आपके खाते में जो जानी चाहिए थी वो नहीं गए, तो इसका एक आधार ये भी बनता है कि जो एनआई एक्ट का जो ऑफेंस बनता है सेक्शन 138 में, वो भी कारित किया गया है हस्बैंड के द्वारा। पत्नी के द्वारा उस चेक को प्राप्त करके और एनआई एक्ट के अंतर्गत धारा 138 में परिवाद के रूप में एक दूसरा मुकदमा फाइल करना होगा। एक तो एक डिफ़ॉल्ट में कि मेंटेनेंस के लिए उसको पैसा देना चाहिए, कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसका पारिवारिक वाद में तो अलग चल रहा है, चाहे वो सेक्शन 12 में दिया गया हो या सेक्शन 144 में दिया गया हो या से अन्य किसी मुकदमे में बतौर गुजारा भत्ता पत्नी को प्राप्त कराया गया हो। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के वाद को आधार बना के आप एनआई एक्ट के अंतर्गत आप दूसरा मुकदमा फाइल कर सकते हैं। उसमें भी माननीय न्यायालय इस तरीके की जो अपराध को दृष्टिगत रखते हुए पति को समन किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसका एज सेम ट्रायल चलेगा, जिसके उपरांत अगर जो आपके सारे तथ्य सारे फैक्ट अगर जो सही हैं तो मामला आपके पक्ष में आता जरूर दिखाई देगा। अच्छा, ये तो हुई अमाउंट की बात, अगर जो हस्बैंड ने कोई दिया है और पत्नी को मिला है या नहीं मिला तो उसके इस तरीके आधार। लेकिन एक प्रश्न और ये उठता है कि आज के वर्तमान समय में और हाल ही में हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट के समक्ष जो आगे का 2025 का जो बजट पेश हुआ है, उसके अंतर्गत क्या एक नई रणनीति निकल के सामने आई है। अगर जो गुजारा भत्ते की धनराशि अगर जो पत्नी को प्राप्त हुई है तो क्या वो गुजारा भत्ते की जो रकम है क्या वो टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत आएगी, क्या उस पर टैक्स लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा। आज हम इसी विषय में कंक्लूड करेंगे और ये बताएंगे कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगर जो आपका ये गुजारे भत्ते की रकम जो एक क्राइटेरिया जो एक स्लैब बनाया गया उसके अंतर्गत अगर जो आपकी ये रकम आती है तभी आपको टैक्स देना होगा, अन्यथा आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर जो आपकी टोटल इनकम अगर जो 4 लाख तक है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और इसके आधार अगर जो ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगर जो आपकी इनकम टोटल मिला के अगर 4 से अगर जो 8 लाख के बीच में है तो आपको केवल 5% का टैक्स जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उसके अंतर्गत आपको देना होगा। अगर जो आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख के बीच में है टोटल इनकम तो आपको 10% के हिसाब से उसका टैक्स देना होगा। और अगर जो 12 से 16 बीच में है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। अगर जो आपकी इनकम 16 से बीच में है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। और अगर जो आपकी इनकम अगर जो 20 से 24 लाख के बीच में है तो इस तरीके की इनकम पे अगर जो टोटल इनकम है इस पर आपको 25% टैक्स देना होगा। और अगर जो आपकी इनकम 24 लाख या उससे ऊपर जितनी भी हो तो किसी भी परिस्थितियों में आपको 30% से ज़्यादा का टैक्स नहीं देना होगा। तो ये तो हुई आज के वर्तमान स्लैब में जो आगे निर्धारित होकर आगे लागू होने वाली है, तो इसके आधार पे आपको टैक्स देना होगा। अगर जो इस टैक्स की क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर जो आपकी इनकम नहीं आती है तो आपको इनकम से आपको निल रहेगा, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, ये पूरा ही देखा है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इस तरीके के वीडियो और लोगों तक भी अगर जो आप जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।